हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति के तत्व। तो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए या प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने के लिए उसमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं होनी चाहिए। यदि यौगिक के अंदर कोई सममिति उपस्थित होगी तो वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं हो सकता है। वैसे तो सममिति के तत्व बहुत सारे होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सममिति के तत्व हैं जिनको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रही हूँ। वो 3 सममिति के तत्व यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी कि सममिति का तल, सममिति का अक्ष, सममिति का केंद्र, ये तीनों यौगिक के अंदर एब्सेंट होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए, तभी यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। यानी कि प्रकाशिक रूप से सक्रिय होने का मतलब ये है कि यौगिक प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने में समर्थ होगा, दाईं ओर या बाईं ओर। तो सबसे पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस कर लेते हैं, सममिति का तल। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो एक काल्पनिक प्लेन है, एक काल्पनिक तल है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टार्ट्रिक एसिड के 3 समावयवी होते हैं, जिसमें से एक का नाम मीज़ो समावयवी है। तो मैंने यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाने के लिए टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है, वो भी मीज़ो आइसोमर। इससे पहले कि मैं ये एग्जाम्पल समझाऊं, आप इससे भी सिंपल चीज़ से समझ सकते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी का जो अल्फ़ाबेट ए है, अल्फ़ाबेट ए में यदि मैं यहाँ पर मिरर रख दूँ, ये जो डॉटेड लाइन है इसके स्थान पर यदि मिरर रख दूँ तो ये अल्फ़ाबेट जो है 2 बराबर भागों में बंट जाएगा और ये दोनों बराबर भाग एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ये आधा हिस्सा इस आधे हिस्से का दर्पण प्रतिबिंब है। तो यदि इसमें एक ऐसा काल्पनिक तल उपस्थित हो जो यौगिक को 2 बराबर भागों में बांट दे, ऐसे 2 भाग जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, तो हम कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सममिति का तल उपस्थित है। अब यही बात यौगिक के ऊपर लागू होती है ना। तो अगर मैं मीज़ो आइसोमर लिख रही हूँ यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का, और मीज़ो आइसोमर के अंदर यहाँ पर एक काल्पनिक तल खींचती हूँ, एक डॉटेड लाइन बनाती हूँ, उसके स्थान पर यदि मिरर रख दिया जाए, कांच रख दिया जाए, तो हम देखते हैं कि ये ऊपर का आधा हिस्सा नीचे के आधे हिस्से की मिरर इमेज है। अर्थात टार्ट्रिक अम्ल के मीज़ो आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। चूंकि टार्ट्रिक एसिड के मीज़ो आइसोमर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति का तल उपस्थित होता है, इसलिए ये वाला जो समावयवी है, जो मीज़ो समावयवी है, वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। अर्थात कि ये समावयवी जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को न तो दाईं ओर घुमाता है न ही बाईं ओर घुमाता है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं जिसमें असममित कार्बन परमाणु है, एक असममित कार्बन परमाणु। ये मैंने उदाहरण लिखा है, 4 अलग अलग चीज़ें लगी हुई है इसके ऊपर। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं। इसमें चाहे मैं दर्पण यहाँ रखूँ, चाहे मैं यहाँ रखूँ, चाहे मैं यहाँ रखूँ, मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में बांटना संभव नहीं है। चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय हुआ, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अक्रिय है। राइट। अब आते हैं सेकंड जो है वो है सममिति का अक्ष। तो सममिति का अक्ष अणु का वह अक्ष है, वो एक्सिस है जिस एक्सिस पर घुमाने से एक नया रूप जो यौगिक का प्राप्त होता है, वो नया रूप
जो ओरिजिनल रूप है यानी जो मूल रूप है उसके ऊपर अध्यारोपित हो सकता है, अर्थात नए रूप और मूल रूप में कोई अंतर नहीं होता है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ वाटर का फॉर्मूला लिखा है, जल का H2O होता है ना, एक H ये है, एक H ये है, O ये है। H1 H2 मैंने लिख दिया अपनी सुविधा के लिए, बाकी दोनों हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं है। यदि मैं ये एक एक्सिस चुनती हूँ, ये एक अक्ष चुनती हूँ, ये वाला, और इस अक्ष के चारों तरफ, मतलब इस अक्ष के एक्सिस के अराउंड में इसको यदि घुमाती हूँ, इस तरह से मॉलिक्यूल को उठाकर पलट देती हूँ, मान लीजिए, तो 180 डिग्री से यदि पलट दिया जाए तो ये जो H1 है वो इस तरफ आ जाएगा और H2 है वो इस तरफ आ जाएगा। ऐसे उठाया और ऐसे उलट दिया। उलट देने से इस एक्सिस के अराउंड मैंने 180 डिग्री से उलट दिया तो मेरे को H1 और H2 की जगह चेंज हो गई, बाकी कोई भी चेंज नहीं आया। चूंकि H1 और H2 जो है वो अलग चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है, तो अब जो प्राप्त हुआ हुआ रूप है इसको मैंने एज इट इज़ उठाया और इसके ऊपर रख दिया, एज इट इज़ उठाया और इसके ऊपर रख दिया, अध्यारोपित कर दिया। तो H2 आया H1 के ऊपर और H1 आया H2 के ऊपर। चूँकि 1 और 2 यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए 1 और 2 लिखे हैं, तो कुल मिला के H के ऊपर H, O के ऊपर O और H के ऊपर H, यानी कि जो प्राप्त हुआ हुआ रूप है वो मूल रूप के ऊपर अध्यारोपित हो गया, यानी सुपर इम्पोज हो गया। ऐसा कब हुआ? जब हमने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमाया, और 180 डिग्री 360 को n से डिवाइड करना है, तब जो डिग्री, जो एंगल प्राप्त होगा उससे घुमाना है। तो मैंने यहाँ पे 180 से घुमाया, मतलब n इज इक्वल टू 2, यानी 360 बटा 2 डिग्री से जब घुमाया, 180 डिग्री से जब घुमाया, तब ऐसा रूप प्राप्त हुआ जो ओरिजिनल रूप के ऊपर अध्यारोपित हो गया। दोनों सेम रूप हैं, जो प्राप्त हुआ वो दोनों सेम हैं। तो चूंकि यहाँ n का मान 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि जल के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। C मतलब साइकिल या चक्र, C मतलब साइकिल या चक्र, और n मतलब जो इंटीजर नंबर हमने लिया है, यहाँ मैंने 2 लिया है तो n की वैल्यू 2 हो गई। फॉर्मूला है 360/n, तो n का मान यदि 1 है तो 360 ही प्राप्त होगा, और 2 है तो 180, 3 है तो अलग, ठीक। तो यदि किसी यौगिक को, अब डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से कि यदि किसी यौगिक को 360/n डिग्री से घुमाया जाए तो प्राप्त हुआ रूप यदि ओरिजिनल रूप की तरह ही हो, कोई अंतर नहीं हो दोनों के अंदर, और प्राप्त हुए रूप को आराम से ओरिजिनल के ऊपर अध्यारोपित किया जा सके, तो हम कहेंगे कि यौगिक के अंदर सममिति का अक्ष उपस्थित है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। तो जल के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल बेंजीन लिया है। बेंजीन में सब के सब जो कार्बन है उनका नेचर सेम होता है, बिल्कुल सेम है, सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। तो मैं चाहे किसी भी एक्सिस से घुमाऊँ, मान लीजिए मैं ये एक्सिस लेके और इसको 1 को 2 की जगह ले आती हूँ, 2 को 3 की, 3 को 4 की, इस तरह से घुमा देती हूँ। यदि इसको उठा के ऐसे घुमा देती हूँ तो ये प्राप्त हो जाएगा रूप, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। चूँकि मैंने केवल 60 डिग्री से घुमाया है, 1 को 2 की जगह लाई हूँ, 2 को 3 की जगह, इस तरह से घुमाया है, ठीक, और ये प्राप्त किया है, केवल 60 डिग्री से घुमाया है। इसका मतलब मैंने n की वैल्यू कितनी रखी थी? 6, n की वैल्यू 6 रखी है, ठीक। तो C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार एक और सिमेट्री एलिमेंट है, वो है सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ। ये साइक्लोब्यूटेन का एक आइसोमर लिया है जिसमें 2 मैथिल समूह लगे हुए हैं,
और 2 COH लगे हुए हैं। है तो ये साइक्लोब्यूटेन, पर इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। इस पर्टिकुलर समावयवी को ध्यान से देखें तो इसमें एक ऐसा काल्पनिक बिंदु, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी काल्पनिक बिंदु उपस्थित है, जहां से बराबर लंबाई की रेखाएं दोनों तरफ खींचने पर समान ग्रुप्स या समान एटम से जाकर मिलते हैं। जैसे मैंने ये लाइन खींची तो इस तरफ जितनी लंबी लाइन खींची उतनी ही लंबी लाइन इस तरफ खींची, इधर भी CH3 से जाकर मिली, इधर भी CH3 से जाकर मिली। यहाँ से एक लाइन खींची, उतनी ही लंबी लाइन यहाँ से खींची, इधर भी H से मिले, इधर भी H से मिले। इसी प्रकार यहाँ से, इसी प्रकार यहाँ से। तो यदि किसी यौगिक के अंदर, मतलब सममिति का केंद्र जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये है किसी यौगिक का सममिति का केंद्र उसकी ठीक मध्य में उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से उसके दोनों ओर सीधी रेखा खींचने पर आमने सामने समान परमाणु या समूह स्थित हों। सममिति का केंद्र कहलाता है। तो इस यौगिक में हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। 3 प्रकार की सिमेट्री हमने पढ़ी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीनों में से कोई भी सिमेट्री उपस्थित नहीं होनी चाहिए। यौगिक के यदि किसी समावयवी के अंदर इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री, कोई भी सममिति का तल जो है, वो सममिति जो उपस्थित होगी, सममिति का तत्व, चाहे वो सममिति का केंद्र हो, चाहे वो सममिति का तल हो, चाहे वो सममिति का अक्ष हो, तीनों में से कुछ भी अगर यौगिक के किसी समावयवी के अंदर उपस्थित है तो यौगिक का वह समावयवी प्रकाशिक रूप से अक्रिय होगा। आई होप आपको सममिति के तत्वों के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।